लेक्चर 511 तितली को ब्रूम ब्रूम पर जाना है। उस आदमी ने वेदांत और युग दोनों का हाथ पकड़ रखा था और एक साथ ही उन दोनों का हाथ झटक दिया। वेदांत युग 2 कदम पीछे हट गए, दोनों की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। उस आदमी ने अपनी टोपी उतारी। उस आदमी के सिल्की बाल बहुत सुंदर थे, लेकिन थोड़े थोड़े ब्राउन थे। देखकर पता चल रहा था कि कोई मैच्योर पर्सनालिटी है। फिर उस आदमी ने अपना मास्क उतारा और अपने चेहरे पर आए हुए हल्के से पसीनों को बहुत स्टाइल से साफ किया। वेदांत और युग दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ने धीरे से युग से कहा, अंडरस्को, यार मुझे तो लगा कोई 25 साल का आदमी होगा, लेकिन ये तो थोड़े ज्यादा बड़े लग रहे हैं। 50 साल के तो होंगे ना। युग ने कहा, अंडरस्को, पता नहीं यार, लेकिन शरीर देखकर कहीं से भी 50 साल का नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे जिम में 4-5 घंटे तो आराम से बिताते हैं। उस आदमी ने अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, अंडरस्को, शर्म नहीं आती अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ बदतमीजी करते हुए। वेदांत गुस्से में आगे आया और बोला, अंडरस्को, और बाप की उम्र के आदमी को शर्म नहीं आती बच्चों का एक्सीडेंट करते हुए। वो आदमी बोला, अंडरस्को, बच्चे तुम बाइक बहुत बदतमीजी से चला रहे थे, शुक्र मनाओ मैंने टाइम पर ब्रेक मार दी, वरना अब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी लाश पर रो रहे होते। ये बात सुनकर वेदांत को गुस्सा आ गया। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, बाप की उम्र के हो नहीं, बाप से थोड़े छोटे हो, इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना वेदांत किसी को छोड़ता नहीं है। उस आदमी ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को, अच्छा इतना घमंड है तुम्हें अपने ऊपर, तो चलो 2-2 हाथ हो जाए। वैसे भी इन हाथों ने बहुत साल तक किसी को मारा नहीं है। अब इतने दिनों बाद इंडिया आया हूं तो 1-2 की पिटाई तो कर ही दूं, खाता खुल जाएगा। अब तो युग को भी गुस्सा आ गया। वो भी थोड़ा सा आगे आया और बोला, अंडरस्को, ओ अंकल तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है जो मुंह में आएगा वो बोल दोगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम हाथ नहीं उठा सकते? तुम हमें मारोगे और हम पीट लेंगे, वो तो हम बड़ों की इज्जत करते हैं, इसीलिए कुछ कह नहीं रहे। उस आदमी ने आईब्रो चढ़ाकर बहुत प्यार से कहा, अंडरस्को, तुम अपने बड़ों की कितनी इज्जत करते हो, मैं 5 मिनट पहले देख चुका हूँ। पहले गलती करते हो, उसके बाद ताकत दिखाकर मेरी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, और तुम तो शायद टायर पर पैर मार रहे थे ना, और मुझे कुछ मीठे मीठे से प्यारे प्यारे से वचन भी बोल रहे थे। अब वेदांत और युग दोनों ने अपना सलाइवा गटक लिया, क्योंकि उन दोनों ने तो जी भरकर उस आदमी को गाली दी थी। इतने में वो आदमी फिर बोला, अंडरस्को, चलो निकलो यहाँ से, बहुत बकवास हो गई। एक और शब्द कहा तो थप्पड़ सीधा गाल पर आएगा। अपनी बाइक उठाओ और जाओ यहाँ से। वेदांत ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे? लेकिन युग ने समझदारी दिखाते हुए वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा खींचते हुए कहा, अंडरस्को, अरे चलना, बुजुर्ग है, क्या अंकल से लड़ना यार? कोई और होता तो अब तक बता देते, चल न चल। लेकिन वेदांत तो जैसे जाना ही नहीं चाहता था। वो आदमी बहुत प्यार से वेदांत को देख रहा था, जबकि वेदांत सुलगती हुई आंखों से उस आदमी को, और युग उस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युग से वेदांत 1 इंच भी नहीं हिला। इतने में उस आदमी ने युग से कहा, अंडरस्को, ले जाओ इसे, नहीं तो मेरे हाथ से पीट जाएगा। वेदांत ने भी दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, ओ अंकल, हाथ लगा कर तो दिखाओ, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में ना दे दिया तो। तुम्हारा नाम भी वेदांत नहीं, अभी 2 मिनट पहले सुना था, निकलो यहाँ से, उस आदमी ने उन दोनों को वार्न करते हुए कहा। लेकिन वेदांत तो जैसे एक मौके की तलाश में था कि वो आदमी उसे मारे और बदले में वेदांत भी उस आदमी की पिटाई कर दे। युग ने एक बार फिर कहा, अंडरस्को, वेदांत चल, हमें वैसे भी कहीं जाना है, तू चलना यार। वेदांत गुस्से में पलट गया, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपना मुक्का बनाया और बोनट पर दे मारा, और बोनट का लोहा थोड़ा सा पिचक गया। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने वेदांत की बाजू पकड़कर खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और वेदांत का चेहरा एक साइड हो गया। वेदांत ने भी अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और उस आदमी पर हाथ उठा दिया, लेकिन उस आदमी ने वेदांत का हाथ वहीं पकड़कर मरोड़ दिया और अगले ही पल उसका चेहरा बोनट पर लगा दिया। युग आगे आया तो उसने दूसरे हाथ से युग को भी एक खींचकर पंच मारा और युग जमीन पर जा गिरा।
युग उठता उससे पहले उस आदमी ने गुर्राते कहा, अंडरस्को, जानते नहीं हो कौन हूं मैं? अगर मुझे हाथ भी लगा दिया तो मान जाऊंगा कि तुम अपने बाप की औलाद हो। इतना कहकर उसने सबसे पहले वेदांत का सिर बोनट में मारा और फिर उसे छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हटकर फाइटिंग मोड में आता हुआ बोला, अंडरस्को, तो दिखाओ कि तुम किस बाप की औलाद हो। दोनों को ये गाली बहुत बुरी लग रही थी। दोनों ही फाइटिंग मोड में आ गए और देखते ही देखते तीनों के बीच फाइटिंग शुरू हो गई। लेकिन मजाल वेदांत और युग ने उस आदमी को हाथ भी लगाया हो, जबकि उस आदमी ने वेदांत और युग दोनों को 2-3 पंच मार दिए थे। वो आदमी भी वेदांत और युग को ढंग से मार नहीं पा रहा था, क्योंकि फाइटिंग स्किल तो वेदांत और युग भी जानते थे, पर जो कुछ भी था वो आदमी वेदांत और युग दोनों पर भारी पड़ रहा था। करीब 10 मिनट बाद गाड़ी का गेट खुला और उसमें से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर आई और उसने उस आदमी को देखकर कहा, अंडरस्को, पैंथर, ये क्या कर रहे हो? पैंथर ने पलटकर उस खूबसूरत औरत को देखा और इसी बात का फायदा उठाकर वेदांत ने एक पंच पैंथर के सीने पर दे मारा। पैंथर ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, पूर्वी, तुम अंदर बैठो। इतना कहकर पैंथर ने युग का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया और दूसरी हाथ से वेदांत के चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। ये देखकर पूर्वी जल्दी से आगे आए और पैंथर के सामने आ गई। इतने में वेदांत और युग भी खड़े हो गए और दोनों ही पैंथर की तरफ आने लगे तो पूर्वी बीच में आकर बोली, अंडरस्को, तुम दोनों बच्चों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। युग और वेदांत दोनों रुक गए। युग थोड़ा शिकायत भरे लहजे में बोला, अंडरस्को, आंटी यही है जो बदतमीजी से पेश आ रहे थे। एक तो इन्होंने हमारा एक्सीडेंट कर दिया, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं। पूर्वी बोली, अंडरस्को, अगर एटीट्यूड दिखा भी रहे हैं तो भी तुम्हारे पापा की उम्र के हैं, तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था। और दूसरी बात, तुम बिना हेलमेट के बाइक चला क्यों रहे थे? तुम्हारे घर वालों ने इतना नहीं सिखाया कि बाइक पर हमेशा हेलमेट लगाकर जाते हैं? युग ने वेदांत की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, आंटी, मैं तो हेलमेट लगता हूँ, पर ये है ना, ये अपने आप को जॉन अब्राहम समझता है। पूर्वी हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को, लेकिन जॉन अब्राहम तो हेलमेट लगाकर बाइक चलाता है। अब युग कुछ नहीं बोला और तभी वेदांत ने कहा, अंडरस्को, आंटी, आप तो हमें ही डांट रही है, अपने पति को भी तो कुछ कहिए, बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं। पूर्वी ने दोनों को देखा, उनके चेहरे से खून निकल रहा था। पूर्वी ने अपनी साड़ी के पल्लू से वेदांत के होठों पर आए हुए खून को साफ किया और बोली, अंडरस्को, कभी सोचा है अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखोगी तो उन पर क्या बीतेगी? वेदांत को अब थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी और फिर पूर्वी ने वेदांत के खून को साफ किया और फिर युगवीर के माथे पर आए खून को साफ करती हुई बोली, अंडरस्को, और तुमने भी सोचा है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? युग ने धीरे से कहा, अंडरस्को, पापा को पता चल गया तो जान से मार देंगे। पूर्वी ने सुन लिया और बोली, अंडरस्को, जब पता है कि तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, तो क्या जरूरत है ये सब करने की? इग्नोर भी तो कर सकते हो, सामने वाला पागल है तो क्या तुम भी पागल हो जाओगे? ये सुनकर युग और वेदांत दोनों ने पैंथर की ओर देखा और पैंथर ने हैरानी से पूर्वी की तरफ। पूर्वी फिर गाड़ी के पास आई, उसमें से पानी की बोतल लेकर आए और उसने वेदांत के हाथ पर पानी डालकर साफ किया, क्योंकि उसके हाथ से खून आ रहा था। और पूर्वी बोली, अंडरस्को, बेटा, हर जगह लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ जगह बातों को इग्नोर भी कर देते हैं, लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ। इतना कहकर उसने पैंथर को देखा। आज भी पूर्वी और पैंथर के बीच में कहीं कुछ थोड़ी सी कड़वाहट थी। हालांकि पैंथर पूर्वी का पूरा ख्याल रखता था, फिर भी वो कड़वाहट खत्म नहीं हुई थी। पूर्वी ने फिर दोनों को देखकर कहा, अंडरस्को, अब जाओ, पर ध्यान से बाइक चलाना और धीरे बाइक चलाना। दोनों ही आज्ञाकारी बच्चों की तरह जाने लगे, लेकिन कुछ सोचकर वेदांत पलटा और पूर्वी को देखकर बोला, अंडरस्को, लेकिन आपने अपने पति को तो कुछ कहा ही नहीं, गलती तो उनकी भी थी ना? पूर्वी ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वेदांत बिल्कुल बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था कि अंडरस्को, आपने मैडम मुझे तो डांट दिया, लेकिन मेरे साथी को तो डांटा ही नहीं। पूर्वी ने फिर पैंथर को देखा और भड़कते हुए बोली, अंडरस्को,
पैंथर तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चों से लड़ोगे? थोड़ी तो शर्म करो, जानते हो ना हम या किसी की शादी अटेंड करने आए हैं और तुम हो कि बच्चों से लड़ने लगे। अगर दोनों का हाथ लग जाता तो बुढ़ापे में हड्डियां चटक जाती। थोड़ी भी शर्म नहीं है, ये तो बच्चे हैं, तुम तो बड़े हो। पैंथर तो आंखें फाड़े पूर्वी को देख रहा था। युग और वेदांत दोनों को हंसी आ गई। पैंथर ने एक नज़र वेदांत और युग को देखा और फिर पूर्वी को देखकर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा, अंडस को बस करो, बच्चे देखकर हंस रहे हैं। पूर्वी बोली, अंडस को फिर भी आपको शर्म नहीं आती? कुछ तो शर्म करो, बच्चों को पीट दिया। मानती हूँ बाजू में अभी तक बहुत ताकत है, इसका मतलब ये तो नहीं कि छोटे छोटे बच्चों पर हाथ उठाओगे। पैंथर हैरानी से बोला, अंडस को ये छोटे हैं? ये तुम्हें 6 फुट के हटे कट्टे लड़के छोटे लग रहे हैं। पूर्वी ने दांत पीसते हुए पैंथर की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी तक लेकर आए और फिर गाड़ी का गेट खोलकर उसे बैठाने की कोशिश करने लगी तो पैंथर ने गाड़ी का शीशा दिखाते हुए कहा, अंडस को ये देखो, इन छोटे छोटे बच्चों ने 2 ही मुक्के में गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पूर्वी ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस को अब चलो ना, सब वहां इंतजार कर रहे होंगे। पैंथर ने एक नज़र उन दोनों को देखा और बोला, अंडस को सुन लिया तुम्हारी आंटी ने क्या कहा? हेलमेट लगाकर बाइक चलाओ और थोड़ा धीरे चलाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। कहते कहते पैंथर भावुक हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी बेटियों का आज भी इंतजार था। पैंथर बैठ गया, पूर्वी भी दूसरी तरफ से घूम कर आई। वो भी गाड़ी में बैठने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने भी युग और वेदांत को देखकर कहा, अंडस को बेटा हमारी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ भाई थोड़ा ध्यान से चलाया करो। इतना कहकर पूर्वी भी बैठ गई और देखते देखते पैंथर गाड़ी लेकर चला गया। उसके जाते ही वेदांत और युग ने एक दूसरे को देखा। युग बोला, अंडस को चलो यार, हमें तो मीरा के पास जाना था, हम कहाँ इन अंकल आंटी के साथ फंस गए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बालकनी में गया तो उसने शिवांगी को देखा जो मुंह बनाकर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, अंडस को क्या हुआ तितली, क्यों इतना गुस्सा हो? शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अनिरुद्ध को हंसी आ गई, लेकिन फिर वो शिवांगी के पास झूले पर बैठा और बोला, अंडस को तितली मैं बोल रहा हूँ ना, कल लेकर जाऊंगा। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस को तितली को ब्रूम ब्रूम पर जाना है। अनिरुद्ध बोला, अंडस को हाँ तो मना कहाँ कर रहा हूँ, तुम्हें कल लेकर जाऊंगा ना, लेकिन आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया। रघुवंशी मैंशन में शादी है और इसीलिए कोई भी ऑफिस नहीं आया था, मुझे बहुत काम करना पड़ा, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। शिवांगी बोली, अंडस को अनिरुद्ध तुम मैंशन नहीं गए? अनिरुद्ध बोला, अंडस को तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जाता? आराध्या तो कई बार फोन करके पूछ चुकी है, हर बार बहाना मार देता हूँ, लेकिन लगता है कल तो जाना ही पड़ेगा, पर सोच रहा हूँ तुम्हें किसके पास छोड़कर जाऊं। 512 बैड बॉयज। वेदांत ने अपने बाइक रघुवंशी फार्म हाउस के बाहर रोकी। दोनों मामा भांजे उतरकर फार्म हाउस के अंदर चले गए। इस वक्त फार्म हाउस में शिवाय एक वॉचमैन के कोई नहीं था। दोनों ही अंदर आए, उन्होंने आसपास नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। वेदांत ने युग से कहा, अंडस को हो ना हो मीरा यही होगी, ढूंढो उसे। दोनों ही मीरा को ढूंढने लगे। दोनों ने एक एक कमरे को चेक कर लिया, लेकिन मीरा उन्हें कहीं नहीं मिली। दोनों ही वापस हॉल में आ गए। युग बोला, अंडस को यार हो सकता है कि मीरा यहाँ हो ही ना। वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस को नहीं, मीरा यही थी, वो देख दुपट्टा पड़ा है। युग ने कहा, अंडस को तुझे कैसे पता कि दुपट्टा मीरा का ही है? वेदांत बोला, अंडस को तो यहाँ कौन सी लड़की होगी? ये भी तो सोच बेवकूफ इंसान, हम सारे भाई इन मामलों में शरीफ हैं तो हो ना हो ये मीरा का ही दुपट्टा है, लेकिन मीरा गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं शिवाय जीजू को पता चल गया हो। वहीं दूसरी तरफ शिवाय लैपटॉप की स्क्रीन पर वेदांत और युग दोनों को देख रहा था और शिवाय के बिल्कुल पीछे दिव्यांश बैठा था। दिव्यांश बोला, अंडस को क्यों बच्चों के साथ लुका छुपी का गेम खेल रहे हो?
दोनों को बता देना कि मीरा को क्यों छुपा रहे हैं। शिवाय बोला, अंडस्को आज ये बात बताएंगे, कल को कोई और गेम खेलेंगे तो वो बात भी बतानी पड़ेगी। अगर सारे पत्ते बच्चों के सामने खोलकर रख दिए तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि हम लोग अपने टाइम में कितना खतरनाक थे। वैसे हार तो ये लोग भी नहीं मानते। जहां तक मैं वेदांत को जानता हूँ, ससुर जी की 2 कॉपी है। अगर वेदांत को पता चल जाए कि ससुर जी किसी जमाने में माफिया किंग थे तो क्या बीतेगी वेदांत पे। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अंडस्को अरे कुछ नहीं बीतेगी, वेदांत की तो आंखों में ही दिखता है कि वो कितना स्ट्रांग है। शिवाय बोला, अंडस्को कल तक की बात है, एक बार बानी के पापा का पता चल जाए उसके बाद मीरा की शादी फिर से करवा देंगे। कृष भी खुश हो जाएगा और सिंड्रेला चाची भी। दिव्यांश शिवाय की बातों पर ध्यान तो दे रहा था लेकिन बार बार घड़ी देख रहा था। शिवाय बोला, अंडस्को उसकी फ्लाइट आ चुकी है, वो आता ही होगा, थोड़ा तो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर। दिव्यांश बोला, अंडस्को तू नहीं जानता, अगर मैंने दृष्टि तो बता दिया कि पूर्वी और पेंथर आ रहे हैं तो वो तो लगभग पागल ही हो जाएगी। तुझे पता है पेंथर की वजह से पूर्वी ने दृष्टि से फोन पर भी बात नहीं की। पता नहीं यार फैमिली में क्या हो रहा है और क्या नहीं, लेकिन बस ये आंखें एक बार पेंथर को देखना चाहती है, पता नहीं कब आएगा। इतना कहकर उसने फिर से घड़ी देखी। तभी स्टडी रूम में राजवीर और हर्षवर्धन दोनों आ गए। दोनों ही आकर सोफे पर बैठ गए। राजवीर बोला, अंडस्को मुझे लगता है आराध्या को डैनी और वंदना के बारे में बता देना चाहिए। हर्षवर्धन ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अंडस्को हाँ शिवाय तुम कब बताने वाले हो दोनों बच्चों को कि उनके माँ बाप जिंदा है। शिवाय बोला, अंडस्को अरे चाचू मेरी जान को और भी बहुत सारे काम है और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्हें बता दिया और सब कुछ ठीक हो गया। आराध्या पर क्या बीतेगी, अनिरुद्ध पर क्या बीतेगी हमें क्या पता। शादी खत्म हो जाने दो, उसके बाद आराम से बता दूंगा। तब तक पेंथर और पूर्वी के साथ रिश्तों को सुधार लेते हैं। पता नहीं चाचू पेंथर कब तक अपनी बेटियों की मौत की वजह मुझको समझेगा। इतना कहकर शिवाय भावुक हो चुका था। दिव्यांश ने शिवाय के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अंडस्को ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस एक डीएनए टेस्ट करवाना है और हमें पता चल जाएगा। शिवाय बोला, अंडस्को और अगर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो। दिव्यांश पंजों के बल शिवाय के पास बैठ गया क्योंकि वो जानता था कि शिवाय अभी तक इस गिल्ड से निकला नहीं है। दिव्यांश शिवाय के हाथ पकड़कर किसी बड़े की तरह समझाता हुआ बोला, अंडस्को ओ माँ की लाडले तूने खुद ही कहा था ना कि मीरा अपने पापा जैसी दिखती है और सरगम में पूर्वी की झलक दिखाई देती है। सब ठीक हो जाएगा, तू इतनी टेंशन क्यों लेता है। मत लिया कर, बुढ़ा होता जा रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा समझा। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को बस दिव्यांश ये चाहता हूँ सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। राजवीर और हर्षवर्धन भी अपनी जगह से खड़े होकर शिवाय के पास आए। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को सब ठीक हो जाएगा शिवाय, सब ठीक, तुझ पर मुझे पूरा यकीन है, तू कुछ गलत नहीं होने देगा। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी मानी नहीं और इसीलिए अनिरुद्ध को रात को ही शिवांगी को लेकर बाहर जाना पड़ा। अनिरुद्ध अपनी बाइक स्टार्ट करता हुआ बोला, अंडस्को बैठो तितली। शिवांगी खुश होकर बैठ गई। अनिरुद्ध बाइक को अपार्टमेंट से निकालकर रोड पर ले आया और फिर बोला, अंडस्को तितली रात के 11 बजे बज रहे हैं, इतनी रात को बाहर नहीं जाते, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं। शिवांगी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो अनिरुद्ध की बात सुन ही नहीं रही थी। उसने तो बाइक के पीछे बैठकर अपना चेहरा अनिरुद्ध की कमर पर रखा और आंखें बंद कर ली। वो जब जब बाइक पर बैठती थी उसे आज़ादी महसूस होती थी। कभी कभी तो उसे वो सब कुछ याद भी आता था जो उसने पिछले 14 साल में जिया था। करीब 10 मिनट बाद अनिरुद्ध बोला, अंडस्को तितली अब घर चले, मैंने कॉलोनी का पूरा चक्कर लगवा दिया। शिवांगी ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को नहीं अभी और घूमना है। अनिरुद्ध सच में बहुत थक जाता था, फिर भी शिवांगी के हर नखरे को खुशी से उठाता था और शिवांगी अब तो वो भी अनिरुद्ध के घर के काम में हेल्प करने लगी थी। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध शिवांगी पर डिपेंड होता जा रहा था। बाइक चला रहा था। 10 मिनट बाद उसने फिर से पूछा, अंडस्को
तितली घर चले। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। आखिरकार 5 मिनट बाद अनिरुद्ध ने बाइक एक आइसक्रीम वाले के पास रोकी। अनिरुद्ध ने शिवांगी से पूछा, तितली आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम का नाम सुनकर शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोल, तो फिर उतरो। शिवांगी उतर गई। अनिरुद्ध भी उतर गया और फिर शिवांगी को देखकर बोला, आइसक्रीम खाओगी? उसके बाद हम घर चलेंगे, वरना आइसक्रीम नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने मना किया है। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी और अब वो धीरे धीरे समझने लगी थी कि अनिरुद्ध उसके साथ चालबाजी कर रहा है। शिवांगी छोटी आंखें करके बोली, ठीक है, हम अभी आइसक्रीम खाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर कल वापस से ब्रूम ब्रूम पर यहाँ आएंगे। अनिरुद्ध ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, इतनी स्मार्ट होती जा रही हो, कौन सिखाता है तुम्हें ये बातें? शिवांगी ने कंधे उचकाकर कहा, पीहू दीदी। अनिरुद्ध ने एक आईब्रो चढ़ाई और पूछा, और तुम पीहू दीदी से कब मिली? शिवांगी ने कहा, अस्पताल में डॉक्टर के पास। अनिरुद्ध ने अब ज्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि पीहू कभी कभी हॉस्पिटल आ जाती है, क्योंकि उसका चेकअप होना होता है। अनिरुद्ध ने आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम ली। एक शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, तितली अब इसे चुपचाप खाओ और 4-5 दिन तक ब्रूम ब्रूम पर कहीं घूमने नहीं जाना। मंडे को हॉस्पिटल जाना है। तुम्हारी थेरेपी कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अब जब हॉस्पिटल जाएंगे तभी ब्रूम ब्रूम पर घूमना होगा, समझ गई? शिवांगी ने मुंह बनाकर हाँ में गर्दन हिला दी और चुपचाप आइसक्रीम खाने लगी। आइसक्रीम खाने के बाद अनिरुद्ध और शिवांगी वापस आने लगे, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनके साथ साथ एक लग्जरी गाड़ी भी साथ साथ चल रही थी। उस लग्जरी गाड़ी का सनरूफ खुला और उसमें से एक आमिर रही से ज्यादा बाहर निकला। उसके हाथ में एक बियर की बोतल थी। उसने उस बियर की बोतल को खत्म किया और हवा में उछाल दिया। वो बियर की बोतल शिवांगी को लगते लगते रह गई। अनिरुद्ध को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उसने उस लड़के को इग्नोर कर दिया और अपनी बाइक पर रेस दे दी। लेकिन उस लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए एक दूसरे बिगड़े हुए बाप की औलाद को लगा कि अनिरुद्ध उससे रेस लगा रहा है। उस लड़के ने भी गाड़ी का गियर चेंज किया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो गाड़ी फिर से अनिरुद्ध की बाइक के पास आ गई। जो लड़का सनरूफ खोलकर खड़ा हुआ था, उसने गाड़ी की छत पर 2-3 बार मारकर कहा, भागा साले भागा, इस बाइक वाले को हरा देंगे। अनिरुद्ध को समझते देर लगी कि वो बहुत ही बिगड़े हुए लड़के हैं, इसलिए अनिरुद्ध ने अपनी बाइक धीमी कर ली। तो सनरूफ पर खड़े लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, हार गया, जा अपनी गर्लफ्रेंड के पल्लू में जाकर छुप जा, पर तेरी गर्लफ्रेंड का तो पल्लू ही नहीं है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अनिरुद्ध ने इग्नोर किया और कुछ देर तक वो अपनी बाइक वहीं लेकर खड़ा रहा ताकि वो लड़के वहां से चले जाए। उसके साथ शिवांगी थी, इसलिए वो इतनी शराफत दिखा रहा था, वरना जो अजय ओबरॉय के हटे कट्टे बाउंसर को पीट सकता था। उनके लिए ये बिगड़े हुए रहीसजादे ज्यादा टिक नहीं पाते। करीब 10 मिनट बाद शिवांगी बोली, अनिरुद्ध हम घर नहीं जाएंगे। अनिरुद्ध बोला, जाएंगे तितली जाएंगे, तुम्हारे चक्कर में ही तो रुका हुआ हूँ, वरना उनकी इतनी हिम्मत कि तुम पर कमेंट पास करके चला जाए। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चला गया था कि उसने उन लड़कों की लग्जरी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी देखी। वो 3 लड़के थे जो बियर पी रहे थे। अनिरुद्ध स्पीड बढ़ाकर गाड़ी को क्रॉस करता हुआ आगे चला गया, लेकिन वो 100 मीटर ही चला होगा कि एक बियर की बोतल आकर अनिरुद्ध की बाइक पर लगी। अनिरुद्ध का गुस्सा आ गया और उसने बाइक को हल्का सा घुमाकर रोक लिया और उस लड़के को देखकर बोला, प्रॉब्लम क्या है, क्यों खाली बोतल पैक कर मार रहे हो? उनमें से एक लड़का बोला, वो क्या है ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें तुम्हारी बाइक चाहिए, तो प्यार से और शांति से अपनी बंदी को बाइक से उतारो और बाइक देकर चलते बनो। अनिरुद्ध ने उन लड़कों से उलझना ठीक नहीं समझा और बाइक को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन इतने में एक और बियर की बोतल जाकर शिवांगी को लगी और शिवांगी की चीख निकल गई। अब अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया, उसकी सहने की हद खत्म हो चुकी थी।
उसने शिवांगी को आराम से बाइक से उतरने के लिए कहा और खुद भी उतर गया। उसने शिवांगी को घुमा कर देखा तो उसकी कमर पर हल्की सी बियर गिरी हुई थी। शायद बोतल में थोड़ी सी बियर रह गई थी और वही बियर जाकर शिवांगी को लगी थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्कोप, तितली लगी तो नहीं? शिवांगी ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, अंडरस्कोप। अनिरुद्ध जोर से लगी, बैड बॉयज चलो यहाँ से। शिवांगी ने बैड बॉयज बोला तो उन लड़कों ने सुन लिया और अब वो लड़के बाजू फोल्ड करते हुए आगे आने लगे, बिन ये सोचे कि अगर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया तो उनका क्या होगा। जबकि अनिरुद्ध को गुस्सा आ ही चुका था, अब तो वो लड़के बचने वाले नहीं थे। उनमें से एक लड़के ने शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक कमेंट पास करते हुए बोला, अंडरस्कोप, तेरी बंदी को बियर की बोतल लग गई, चल तेरी बंदी को हम बियर से नहला दे, उससे पहले ही अपनी बाइक छोड़ और जा यहाँ से। अब अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़कर अपने पीछे किया और हाथ बांधकर लड़कों को देखकर बोला, अंडरस्कोप, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथ पैर न तोड़ूं तो चुपचाप चलते बनो। मैं बहुत देर से तुम तीनों को इग्नोर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। निकलो यहाँ से, वरना कल को माँ बाप आकर मुझे कहेंगे कि उनके बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए। उनमें से एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोप, तू हमारे हाथ पैर तोड़ेगा? सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरे हाथ पैर तोड़ दे और तेरी बंदी को लेकर चले जाए। अनिरुद्ध ने उसे सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडरस्कोप, देखो, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, चले जाओ वरना तुम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में शिवांगी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोली, अंडरस्कोप, अनिरुद्ध, इनकी भी पिटाई कर दो जैसे उन गुंडों की थी। अनिरुद्ध ने हल्का सा घूमकर शिवांगी को देखा, जो अनिरुद्ध के जैसे ही हाथ बांधकर खड़ी हुई थी और उन गुंडों को देख रही थी। अनिरुद्ध मन ही मन बड़बड़ाया, अंडरस्कोप, तितली जितनी है नहीं बातें देखो इसकी। अनिरुद्ध ने तितली को चुप रहने का इशारा किया और फिर से उन लड़कों को देखने लगा। वो तीनों लड़के हंसने लगे। शिवांगी थोड़ा सा आगे आए और बोली, अंडरस्कोप, तुम जानते नहीं हो मेरे अनिरुद्ध को, वो बहुत पिटाई करते हैं। अब वो लड़के और ज्यादा हंसने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, अंडरस्कोप, अबे तेरी बंदी को तुझ पर कितना कॉन्फिडेंस है, देख तो तुझे पिटवाने के लिए कितना उतारू होती जा रही है। अब शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडरस्कोप, अनिरुद्ध, बैड बॉयज की पिटाई कर दो। इतना कहकर वो बाइक पर उल्टी तरफ से बैठ गई, जैसे कोई बच्चा बैठ जाता है। 513 तितली को नींद नहीं आ रही, अनिरुद्ध चाहिए। शिवांगी की ये बात सुनकर वो तीनों और ज्यादा हंसने लगे। उनमें से एक लड़का शिवांगी की ओर देखकर बोला, अंडरस्कोप, ए लड़की, अगर हम तीनों ने तेरे अनिरुद्ध को मार दिया तो तू हमारे साथ चलेगी? उस लड़के ने ये कहा ही था कि अनिरुद्ध ने खींचकर एक पंच उस लड़के को मार दिया और वो लड़का जमीन पर जा गिरा। वो दोनों लड़के उस गिरे लड़के को आंखें फाड़े देख रहे थे। उनमें से एक लड़के ने अनिरुद्ध को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनिरुद्ध ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। देखते ही देखते वहां फाइटिंग शुरू हो गई। अनिरुद्ध ने तीनों लड़कों को पटक पटक कर मारा। अनिरुद्ध जितना उन लड़कों को पिटता, शिवांगी उतना ही खुश होती और शिवांगी को खुश देखकर अनिरुद्ध का जोश बढ़ जाता। अकेली शिवांगी उसे चीयर्स कर रही थी। अनिरुद्ध ने भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उन लड़कों की चटनी बना दी, लेकिन तभी उसे पुलिस का सायरन सुनाई दिया। अनिरुद्ध ने उस लड़के को छोड़ दिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडरस्कोप, ये क्या मारपीट लगा रखी है? अनिरुद्ध ने हैरानी से कहा, अंडरस्कोप, सर, मैंने कोई मारपीट नहीं लगा रखी, बल्कि ये लड़के ही बदतमीजी कर रहे थे, बियर की खाली बोतल फेंककर मार रहे थे। पुलिस वाला बोला, अंडरस्कोप, ज्यादा ना दिमाग मत चलाओ, पुलिस वाले तुम हो कि मैं? चलो पुलिस स्टेशन, वहीं जाकर तुम्हारा फैसला होगा। अनिरुद्ध हैरानी से बोला, अंडरस्कोप, कमाल है, एक तो ये बदतमीजी कर रहे थे, ऊपर से आप पुलिस स्टेशन भी हमें ही लेकर जा रहे हैं। अब तो शिवांगी भी डर के मारे बाइक से उतर गई थी। उसे भी अब बाहरी दुनिया कुछ कुछ समझ आने लगी थी। टीवी में देखकर वो सब कुछ सीखने लगी थी। उसे इतना समझ आ गया था कि पुलिस वाले अब सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे,
वो चुपचाप डरती हुई अनिरुद्ध के पास आ गई और उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने एक ही हाथ से शिवांगी को अपने सीने से लगाया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बदतमीजी कर रहे थे और मैंने पीट दिया, इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले ने शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये तेरी गर्लफ्रेंड है। अनिरुद्ध ने पुलिस वाले के साथ ज्यादा माथापच्ची ना करते हुए कहा, हाँ ये मेरी फ्रेंड है। पुलिस वाला बोला, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को 12 बजे बाइक पर घूम रहे थे। फिर तुम्हें ये 3 लड़के मिले और इन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुम अकेले ने ही इन तीनों लड़कों को पीट दिया। अनिरुद्ध ने कंधे उचकाकर कहा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। पुलिस वाले को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध ने उन तीनों लड़कों को अकेले ही पीट दिया, इसलिए उसने एक लेडी कांस्टेबल की ओर देखकर कहा, इन दोनों को गाड़ी में बैठाओ, पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ। वो लेडीज कांस्टेबल शिवांगी को अपने साथ ले जाने लगी तो उसने अनिरुद्ध की बाजू को कसकर पकड़ लिया। अनिरुद्ध भी उसके साथ चलता हुआ बोला, चलो जो होगा देखा जाएगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। दोनों ही पुलिस जीप में बैठ गए। इंस्पेक्टर ने फिर दूसरे कांस्टेबल को देखकर कहा, इन तीनों को भी उठाओ, पीकर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन ये तो देखने में अमीर घर के लग रहे हैं। अच्छा है, इनके माँ बाप हमारी जेब गर्म करके भी जाएंगे और अपनी बेइज्जती करवा कर भी जाएंगे। अगले 1 घंटे में अनिरुद्ध एक अलग सेल में बंद था और वो तीनों लड़के एक अलग सेल में, लेकिन उन लड़कों की हालत इतनी खराब थी कि वो जमीन पर बैठे हुए थे। एक तो अनिरुद्ध ने बहुत मारा था, ऊपर से तीनों ने ड्रिंक की हुई थी, जिस वजह से वो अब उठने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थे। वही शिवांगी पुलिस स्टेशन की एक बेंच पर डरी सहमी सी बैठी हुई थी। वो जहां बैठी थी वहां से उसे अनिरुद्ध दिखाई दे रहा था और अनिरुद्ध भी वहीं खड़ा था जहां से वो शिवांगी को देख सके। अनिरुद्ध ने इंस्पेक्टर को देखकर कहा, सर छोड़ दीजिए, मेरी गलती नहीं है। अब वो मेरी फ्रेंड को छेड़ रहा था तो देख तो नहीं सकता था ना, इसलिए हाथ उठ गया। इंस्पेक्टर ने बिना अनिरुद्ध की तरफ देखे कहा, छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर से कोई आए तो। अनिरुद्ध बोला, मेरी एक बहन है और उसकी शादी हो गई और कोई नहीं है मेरा, तो मेरी बेल कराने कोई नहीं आएगा, प्लीज सर छोड़ दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर ने अनिरुद्ध की बात को इग्नोर किया और तभी एक कांस्टेबल अनिरुद्ध के पास आकर धीरे से बोला, अरे सर जेब गर्म कर दो, निकल जाओगे। अनिरुद्ध ने भी धीरे से कहा, भाई पैसे ही नहीं है, कहाँ से कर दूं? वैसे कितने में मान जाएगा तेरा ये इंस्पेक्टर? कांस्टेबल बोला, कम से कम 2-3 हजार में तो मानेगा। अनिरुद्ध ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो उसके पास तो बस 500 रुपए थे। अनिरुद्ध ने 500 रुपए कांस्टेबल की तरफ दिखाते हुए कहा, मेरे पास बस इतने हैं। कांस्टेबल बोला, फिर तो रात भर यही बंद रहो, 500 रुपए में छोड़ेंगे नहीं। फिर उसने शिवांगी को देखा तो चुपचाप बैठी हुई थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखकर थोड़ा तेज आवाज में कहा, नींद आ रही है। शिवांगी ने नम आंखों से अनिरुद्ध को देखा और बोली, अनिरुद्ध चाहिए। अनिरुद्ध को हंसी आ गई। उसने कहा, तितली, अब हमें यहाँ रात भर रुकना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम जिस बेंच पर बैठी हो वही सो जाओ, सुबह जब तुम आंख खोलोगी तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। शिवांगी नम आंखों से धीरे से बोली, तितली को नींद नहीं आ रही, अनिरुद्ध चाहिए। अनिरुद्ध ने अब कुछ नहीं कहा, उसे अपने से ज्यादा शिवांगी की फिक्र हो रही थी। शिवांगी वहां चुपचाप सहमी सी बैठी हुई थी और इधर उधर उस जगह को एक्सप्लोर कर रही थी। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि वो उसे जगह को देखकर कितना डेस्परेट हो चुकी है। 1 घंटा बीत गया। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था वो वहां से कैसे निकले। रघुवंशी मेंशन तो फोन करने वाला वो था नहीं, क्योंकि अगर रघुवंशी मेंशन फोन करता तो आराध्या को सब कुछ पता चल जाता और उससे भी बड़ी बात, सबको ये पता चल जाता कि अनिरुद्ध के साथ कोई लड़की रहती है। अनिरुद्ध सोचता रहा कि आखिर वो क्या करें और तभी उसे याद आया कि वो अवनीत को कॉल कर सकता है। अनिरुद्ध ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा,
इंस्पेक्टर साहब मेरे जीजू है, आप उन्हें कॉल कर दीजिए, वो आ जाएंगे। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की तरफ इशारा किया और उस कांस्टेबल ने अनिरुद्ध का फोन उठाया और अनिरुद्ध के पास लेकर गया। अनिरुद्ध ने फोन में से अवनीत का नंबर कांस्टेबल को बता दिया। कांस्टेबल ने अवनीत को कॉल किया, लेकिन अवनीत इस वक्त शिवाय का बीपी चेक कर रहा था। उसका फोन वही टेबल पर रखा था, लेकिन साइलेंट होने की वजह से उसे पता ही नहीं चला। शिवाय का बीपी चेक करने के बाद अवनीत खड़ा होकर बोला, भाई थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इस घर में बस आपका बीपी चेक करने के लिए ही हूँ, क्यों अपना बीपी बढ़ा लेते हो। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, तू नहीं जानता अवनीत, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। अवनीत खड़ा हुआ, उसने अपने ग्लव्स उतारे और वॉशरूम की तरफ जाता हुआ बोला, हाथ धोकर आता हूँ, फिर आपको एक डाइट चार्ट दूंगा, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, और ये जो आप पकोड़े खाते हो ना, इन्हें बंद कर दो। इतना कहकर उसने टेबल की तरफ रखी एक प्लेट पर इशारा किया, जहां थोड़ी देर पहले शिवाय और दिव्यांश दोनों ही बिया के साथ पकोड़े खा रहे थे। इतना कहकर अवनीत तो वॉशरूम में चला गया। अवनीत के फोन के स्क्रीन की लाइट जल गई। इस बार शिवाय की नज़र फोन पर गई। शायद भगवान का इशारा था कि वो फोन शिवाय ने अपने हाथ में ले लिया, वरना तो शिवाय कभी किसी के फोन को चेक नहीं करता था। शिवाय ने फोन उठाकर कहा, हेलो, और सामने से आवाज आई, देखिए आपका साला अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन में है, आ जाए और ले जाए, वरना रात भर यही रहेगा। इतना कहकर कांस्टेबल ने फोन कट कर दिया और शिवाय हैरानी से फोन को देखने लगा और फिर मन ही मन बोला, अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन में है और उसने अवनीत को कॉल किया, मुझे नहीं, अब तो पुलिस स्टेशन जाकर ही देखना पड़ेगा। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और तभी दिव्यांश कॉफी का मग लेकर कमरे में अंदर आया। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर उसके हाथ से कॉफी का मग टेबल पर रखा और बोला, दिव्यांश पुलिस स्टेशन चलना होगा, अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन में है। दिव्यांश ने हैरानी से पूछा, क्यों और तुझे किसने बताया? शिवाय बोला, पुलिस स्टेशन से अवनीत के फोन पर कॉल आया था और मैंने रिसीव कर लिया, इससे पहले कि अवनीत वॉशरूम से बाहर आए। हम निकलते हैं, चल। दिव्यांश ने हमें गर्दन हिलाई और दोनों भाई रात को ही मेंशन से बाहर आ गए और अगले ही पल उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वहीं पुलिस स्टेशन में 4-5 लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। उन गाड़ियों में से 4-5 आदमी उतरे और उनके साथ 2-3 लॉयर भी थे। वो जल्दी जल्दी अंदर आए। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर कहा, आपने हमारे बच्चों को क्यों पका हुआ है? पुलिस इंस्पेक्टर ने ऊपर से नीचे तक उन आदमियों को देखा और बोला, तो ये दारू पीकर गाड़ी जो चला रहे थे, वो आपके बच्चे थे। उनमें से एक आदमी जो कि बहुत रिच लग रहा था, शक्ल से ही बिजनेस टाइकून था, उसने एक चश्मा लगा रखा था। वो बोला, तमीज से बात करो, जानते भी हो किसके बच्चे हैं वो? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ आपके ही बच्चे हैं, समझ गया, लेकिन अगर दारू पीकर गाड़ी चलाएंगे, लड़कियों को छोड़ेंगे तो पुलिस स्टेशन के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। उनमें से एक आदमी ने उन तीनों लड़कों पर नजर घुमाई तो वो लड़के जमीन पर बेसुध से बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर से खून भी आ रहा था। वो आदमी बोला, इंस्पेक्टर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे बच्चों को मारा भी? इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने नहीं मारा, जिस लड़की को छेड़ रहे थे उसके बॉयफ्रेंड ने मारा है। उनमें से एक आदमी ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर इंस्पेक्टर को देखकर बोला, इस लड़के को जितना मार सकते हो उतना मारो और जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे हिंदी फिल्मों के कुछ सीन याद आने लगे, क्योंकि तितली रोज एक मूवी तो देख ही लेती थी जिसमें पुलिस वाले बेगुनाह लड़के को पीट रहे होते थे। अनिरुद्ध की तो दिल की धड़कन बढ़ गई। कुछ भी था, वो पुलिस वालों को अकेला तो नहीं मार सकता था। इंस्पेक्टर बोला, आप कहेंगे और मैं आपकी बात मान लूंगा। उनमें से एक वकील ने पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ पेपर दिए और बोला, ये रही हमारे बच्चों के जमानत के पेपर। और तभी उनमें से एक आदमी ने नोटों का भरा हुआ बैग इंस्पेक्टर के टेबल पर रखा और बोला,
और ये रही उस लड़के को पीटने की फीस, और अगर आप नहीं पिटोगे तो बाहर आकर बहुत लोग हैं जो इतने पैसों में किसी को भी जान से भी मार दें। पुलिस वाले को अब लालच आ गया। उसने मन में सोचा 2-4 डंडे मारकर छोड़ दूंगा, बेकार में इतने पैसे ठुकराना अच्छी बात नहीं। पुलिस वाले ने बैग उठाकर चेयर के नीचे रख लिया और फिर बोला, अंडस्को, आप अपने बच्चों को लेकर जाओ, मैं आपका काम कर दूंगा। इतने में अनिरुद्ध ने थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, इंस्पेक्टर साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। ये क्या बात हुई कि उन्होंने पैसे फेंके तो आप गलत का साथ देने लगे। इंस्पेक्टर ने अनिरुद्ध को चुप करवाते हुए डांटते हुए कहा, अंडस्को, चुपचाप खड़ा रह, तू मुझे इससे ज्यादा पैसे दे दे, मैं तेरे सामने इन तीनों लड़कों को 3rd डिग्री दे दूंगा। आया बड़ा, खड़ा रह चुपचाप, अगर ज्यादा नहीं पिटना तो। अनिरुद्ध को गुस्सा आ रहा था और ये नजारा देखकर शिवांगी की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोली, अंडस्को, अनिरुद्ध, पुलिस वाले बहुत गंदे हैं। और तभी लेडी कांस्टेबल ने शिवांगी की ओर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, ए लड़की, चुपचाप बैठी रह। शिवांगी एकदम से डर गई। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। वो लेडी कांस्टेबल की ओर देखकर बोला, अंडस्को, ओ मैडम, तमीज से बात करो, उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, जानती नहीं हो किसकी बेटी है। अगर उसे भनक भी लग गई ना कि तुमने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है तो ऐसी जगह ट्रांसफर कराएगा जहां तुम लाल लिपस्टिक खरीदने को भी तरस जाओगी। लेडीज कांस्टेबल ने गुस्से में अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों को देखा। इंस्पेक्टर ने टेबल पर डंडा मारते हुए कहा, अंडस्को, अब यहाँ भीड़ क्यों लगा दी, अपने बच्चों को लो और निकलो। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की तरफ इशारा किया और कांस्टेबल ने उन तीनों लड़कों को लॉकअप से निकालकर इंस्पेक्टर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इंस्पेक्टर ने इशारों में उन्हें ले जाने के लिए कहा। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अंडस्को, जी नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, उस लड़के को पिटता हुआ देखना चाहते हैं। 514, और अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो। इंस्पेक्टर ने उन लोगों को देखकर कहा, अंडस्को, देखिए, मैंने कहा ना आपका काम हो जाएगा, आप जाइए यहाँ से। किसी मीडिया वाले को पता चल गया या आप में से किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी तो मेरी तो नौकरी के लेने देने पर जाएंगे। उनमें से एक दूसरा अमीर आदमी बोला, अंडस्को, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो ऐसा ही नोटों का भरा हुआ एक बैग और दे दूंगा, लेकिन उस लड़के की हड्डियां तोड़ दो जिसने हमारे बच्चों को इस हालत में पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध गुस्से में बोला, अंडस्को, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, उनके बच्चे हैं तो क्या लड़कियों को छोड़ेंगे, खाली बोतल फेंककर हमारे ऊपर मारेंगे। और अब आप कार्रवाई करने की बजाय रिश्वत लेकर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, तू चुप कर, वरना अभी बाहर निकालकर सबके सामने 3rd डिग्री दे दूंगा। अनिरुद्ध चुप हो गया। उसे आज घबराहट हो रही थी, कुछ इस बात की कि कहीं इंस्पेक्टर उनकी बात ना मान ले, और इस बात की भी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी तितली का क्या होगा। उसने शिवांगी की ओर देखा, जो डरी सहमी सी चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई रो रही थी। शिवांगी ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तितली को डर लग रहा है, तितली कभी ब्रूम ब्रूम पर नहीं जाएगी, प्लीज वापस चलो, प्लीज। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, तितली डरो मत, कुछ नहीं होगा, अवनीत जीजू आते ही होंगे, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, देख लेना, मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होता। लेकिन तितली फिर से रोते हुए बोली, अंडस्को, वापस जाना है, चलो ना अनिरुद्ध, प्लीज चलो। अनिरुद्ध क्या बोलता, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आज आखिर क्या होने वाला है। क्यों उसने तितली की बात मानी और क्यों रात को लेकर आइसक्रीम खाने निकल गया। शिवांगी को हमेशा की तरह समझा कर सुला देता। शिवांगी कुछ सोचकर उठी और इंस्पेक्टर के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को, अनिरुद्ध अच्छा है, प्लीज उसे मत मारो। इंस्पेक्टर से तितली की हालत देखी नहीं जा रही थी, फिर भी वो पैसे ले चुका था। उसने तितली पर नकली गुस्सा करते हुए कहा, अंडस्को, ए लड़की, चुपचाप जाकर वहां बैठ जा, ऐसा ना हो कि तेरे बॉयफ्रेंड के साथ साथ तुझ पर भी 2 डंडे बरसा दूं।
तितली अपनी जगह से नहीं हिली, बस रोती रही और इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। अनिरुद्ध ने सेल से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोप तितली, मैं कह रहा हूँ ना, वहां जाकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तितली मेरी तरफ देखो। शिवांगी ने हल्का सा घूमकर अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ने इस बार बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, अंडरस्कोप मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, अवनीत जीजू आते ही होंगे, तुम जाकर बैठ जाओ। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी और फिर से इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर भी क्या कर सकता था। वो ये तो अच्छे से जानता था कि गलती उन तीनों लड़कों की ही है, लेकिन इंस्पेक्टर इतना शरीफ भी नहीं था कि आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा दे। इसलिए इंस्पेक्टर ने शिवांगी को इग्नोर करते हुए कहा, देखो लड़की, ये जो खड़े हैं ना, तुम इनसे माफी मांग लो। अगर ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बख्श देंगे तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। शिवांगी ने उन तीनों लड़के के पेरेंट्स को देखा और हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्कोप अनिरुद्ध अच्छा है, तितली की गलती। उनमें से एक आदमी ने गुस्से में तितली की बाजू पकड़ ली और उसे लगभग हिलाते हुए बोला, अंडरस्कोप तुम जैसी लड़की को मेरा बेटा छेड़ रहा था, तुम्हारे जैसी लड़कियां तो मेरे बेटे के आगे पीछे घूमती हैं। मेरा बेटा अगर एक इशारा करेगा ना तो तुम जैसी लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, लेकिन तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरे बेटे की ये हालत बना दी और अब जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर बात आई तो हाथ जोड़ने लगी। शिवांगी बस रो रही थी। वो आदमी जिस तरीके से शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे हिला रहा था और उसे उल्टा सीधा बोल रहा था, शिवांगी के दिमाग में उसके पास्ट की कुछ बातें ऐसे ही हिट करने लगी। जब अजय और नित्या ने शिवांगी को किडनैप किया था तब शिवांगी छोटी थी और अजय ने भी ऐसे ही शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए उल्टा सीधा बोला था। वो सारी बातें शिवांगी के दिमाग में घूम रही थी और इसलिए उसका रोना और तेज हो गया। वो डरने लगी, कपकपाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जो वो सहकर आई है अब उसे फिर से वही सब सहना होगा। अनिरुद्ध के साथ में वो सब कुछ भूल गई थी, लेकिन जिस हिसाब से वो आदमी शिवांगी से उल्टी सीधे तरीके से बात कर रहा था, शिवांगी को फिर से वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने अपने पास्ट में झेला था। और इतने में अनिरुद्ध ने सेल में से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोप ओ अंकल छोड़, शिवांगी को कमजोर सी लड़की पर क्या जोर दिख रहा है। हिम्मत है तो मुझे सेल से बाहर निकाल, मेरे सामने जोर दिखा। इतना कहकर अनिरुद्ध थोड़ा सा पीछे हटा। उसने गुस्से में सेल के गेट में जोरदार लात मारी, लेकिन गेट बंद होने की वजह से लॉकअप खुला नहीं। पर अनिरुद्ध भी गुस्से में पैर से लॉकअप पर मारता रहा और तभी इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोप तू शांत होगा या सच में तुझे 3rd डिग्री दूं, चुपचाप खड़ा रह। अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोप इंस्पेक्टर साहब किस मिट्टी के बने हो। वह एक नाजुक सी लड़की पर जोर आजमा रहा है और आप खड़े हुए हो। अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती तो भी क्या ऐसे ही देख लेते। वो लड़की बीमार है, कितनी बार कहूँ छोड़ो उसे, जो बात करनी है मुझसे कहो। इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला। आखिर पैसे जो खा कर बैठा हुआ था उस आदमी ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर शिवांगी के बालों को पकड़कर थोड़ा सा अनिरुद्ध के सामने लेकर आया और बोला, अंडरस्कोप तेरी गर्लफ्रेंड पर बात आई तो तू जंगली कुत्ते की तरह करने लगा और तूने जो मेरे बच्चों को मारा है उसका हर्जाना कौन देगा। अनिरुद्ध ने सेल में से हाथ निकाल गुर्राते हुए कहा, अंडरस्कोप तेरे बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती अपने बच्चों की गलती को छुपाते हुए। आज तेरे बच्चों ने किसी लड़की को छेड़ा है, कल को किसी लड़की के साथ गलत काम कर देंगे, फिर तू क्या करेगा। लेकिन तेरी तो शक्ल ही बता रही है कि तू भी वैसा ही था जैसे तेरे बच्चे हैं, तभी तो तू अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दे इस लड़की को। इस लड़की का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ इसे। लेकिन उस आदमी ने शिवांगी के बाल को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे घसीटता हुआ इंस्पेक्टर के सामने लेकर आया। शिवांगी डर रही थी, कांप रही थी, रो रही थी, लेकिन फिलहाल तो किसी को उस लड़की पर तरस नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर शिवांगी के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो पैसों ने उसकी जुबान बंद कर रखी थी। उस आदमी ने शिवांगी का सिर पकड़कर टेबल पर मारा और ये देखकर अनिरुद्ध ने फिर से लॉकअप पर जोर जोर से पैर मारना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए बोला,
इंस्पेक्टर सच कहता हूँ, अगर यहाँ से जिंदा निकला ना तो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। शिवांगी के माथे से खून आने लगा और वो लगभग बेहोशी की हालत में जाने लगी। शिवांगी इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि फिजिकल टॉर्चर सह लेती। वो अलग बात है कि वो काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन शारीरिक रूप से अभी भी थोड़ा कमजोर थी और इस कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और उस आदमी ने शिवांगी के हाथ को पकड़कर लगभग दूसरी तरफ फेंक दिया। शिवांगी गिर जाती, लेकिन किसी मजबूत हाथों ने शिवांगी को पकड़ लिया। वो कोई और नहीं शिवाय था। शिवाय ने शिवांगी को देखा। शिवांगी ने आंखें बंद कर ली। वो बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन होश में भी नहीं थी। शिवाय शिवांगी को संभाल रहा था और इतने में दिव्यांश आ गया। उसने बिना सोचे समझे उस आदमी का कॉलर पकड़कर एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया और वो आदमी जमीन पर जा गिरा। उसके साथ आए हुए आदमी आंखें फाड़े देख रहे थे। वो आदमी जैसे ही उस गिरे हुए आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़े, दिव्यांश ने उन आदमियों को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अगर मेरे हाथ से पीटना नहीं चाहते तो वहीं खड़े रहो। सारे आदमी डर कर रुक गए। दिव्यांश ने अपनी बाजू फोल्ड कर ली। शिवाय शिवांगी को लेकर अंदर आ गया। शिवाय को वहां देखकर अनिरुद्ध को तसल्ली हो गई और उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी था। इस वक्त अनिरुद्ध बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। अगर शिवाय को नहीं देखता तो शायद शिवांगी की ऐसी हालत देखकर रो ही पड़ता। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध ने शिवाय को। शिवाय ने फिर इंस्पेक्टर को देखा। इंस्पेक्टर ने तो अपना सलाइवा गटक लिया, क्योंकि वो शिवाय रघुवंशी को जानता था। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, छोड़ो उस लड़की को। उस कांस्टेबल ने अनिरुद्ध को छोड़ दिया। हालांकि इंस्पेक्टर को ये भी नहीं पता था कि शिवाय रघुवंशी वहां क्यों आया है, लेकिन जितना इंस्पेक्टर ने शिवाय रघुवंशी के बारे में सुना था, उसे समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो वह अनिरुद्ध को बचाने ही आया है। अनिरुद्ध जल्दी से शिवाय के पास आया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस शिवाय की आंखों में देखता रहा। शिवाय ने अपना एक हाथ उठाकर अनिरुद्ध के गाल पर रखा और बोला, बच्चे तू ठीक है? अनिरुद्ध ने बस हमें गर्दन हिला दी और अगले ही पल अनिरुद्ध ने शिवांगी की बाजू पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही अनिरुद्ध ने ये किया, शिवाय को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का टुकड़ा अनिरुद्ध ने ले लिया हो। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अनिरुद्ध ने शिवांगी को उससे छीनकर अपने गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर हल्का सा थपथपाते हुए कहा, ए तितली आंखें खोलो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवांगी ने अनिरुद्ध की आवाज सुनी तो हल्की सी आंख खोली और फिर रोते रोते उसके गले लग गई और उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे वो छोड़ देगी तो अनिरुद्ध गायब हो जाएगा। शिवाय ने अनिरुद्ध को तितली को लेकर बैठने का इशारा किया। अनिरुद्ध ने अपने आसपास देखा तो चेयर नहीं थी और तभी इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, कुर्सी लेकर आ। और तभी वहां एक चेयर आ गई। अनिरुद्ध ने तितली को चेयर पर बैठा दिया और तभी एक कांस्टेबल दूसरी चेयर लेकर आया। अनिरुद्ध ने शिवाय को देखकर कहा, अंकल आप बैठ जाइए। शिवाय ने अनिरुद्ध के कंधे पर हल्का सा थपथपा कर कहा, बच्चे तू बैठ, मुझे तो खड़े होकर ही काम करने की आदत है। इतना कहकर उसने दिव्यांश को देखा और बोला, तू क्यों रुक गया? दिव्यांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आए और अगले ही पल उसने एक और पंच उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया। दिव्यांश ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर उठाया और बोला, साले क्या सोचकर तूने इस लड़की पर हाथ उठाया? तुझे क्या लगा इस लड़की के आगे पीछे कोई है नहीं? तेरा जो मन करेगा तो इस लड़की के साथ करेगा। इतना कहकर उसने एक और मुक्का उस आदमी को मारा तो वो सीधा शिवाय के ऊपर जा गिरा। शिवाय ने उसका कॉलर पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, क्या सोचकर इस लड़की के बालों को छुआ था कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? देख ले, तेरे ही इन दोस्तों के सामने ही तुझे मार रहे हैं और इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इतना कहकर शिवाय ने उस आदमी को उठाकर वहीं पटक दिया। आज भी शिवाय में उतनी ही जान थी जितनी 20-25 साल पहले थी। कहीं से भी दोनों भाई बुरे नहीं लगते थे, बस बातों में मैच्योरिटी आ गई थी, वरना तो आज भी किसी को भी अपना दीवाना बना सकते थे। शिवाय ने उस आदमी को उंगली दिखाते हुए कहा,
अगर तू उठ गया तो फिर पीटेगा, इसलिए चुपचाप लेटा रहे। शिवाय ने फिर इंस्पेक्टर को देखा तो इंस्पेक्टर ने अपना सलाइवा गटक लिया। शिवाय बोला, अंडरस्को, जितने पैसे इन्होंने दिए हैं मैं उसे दुगने दूंगा, इन सब की अभी के अभी पिटाई कर। इंस्पेक्टर तो शिवाय से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। उसने अगले ही पल एक डंडा उठाया और कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, मारो इन्हें। बस फिर क्या था, कांस्टेबल ने वहां खड़े सारे आदमियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और थोड़ी देर में वो सब एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। सबकी हेकड़ी 1 मिनट में ही निकल गई थी। अब उन्हें देखकर कोई नहीं कहता कि ये लॉयर है या बहुत अमीर आदमी। आखिरकार इंस्पेक्टर ने शिवाय की तरफ देखकर हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी, अब मिट्टी डालिए ना इस सिचुएशन पर। आपके सामने कितना पीट दिया है और आपने भी तो उस आदमी को मारने में कसर नहीं छोड़ी। शिवाय ने हाथ बांधकर इंस्पेक्टर को देखा और बोला, अंडरस्को, और अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो। 515 अनिरुद्ध तुम्हारा कौन है? शिवाय ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं आने में लेट हो जाता फिर क्या होता? इंस्पेक्टर अब कुछ नहीं बोला। उसने अपना सलाइवा डर के मारे घटक लिया। शिवाय ने इंस्पेक्टर के सीने पर अपना एक साथ रखा और उसे बड़े स्टाइल में पीछे हटाया और फिर जाकर एक चेयर पर बैठ गया। फिर उसने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, तू भी बैठ जा, बूढ़ा तो तू भी हो गया है। दिव्यांश ने अपनी बाजू को ठीक करके शिवाय की तरफ देखकर छोटी आंखें करके कहा, अंडरस्को, बूढ़ा होगा तू, मैं नहीं हुआ, मैं तो अभी ऋतिक रोशन से 2 साल छोटा हूँ। शिवाय बोला, अंडरस्को, अबे झूठे, तू ऋतिक रोशन से 2 साल बड़ा है। हमेशा की तरह दिव्यांश चिढ़कर बोला, अंडरस्को, चल तू तो पागल है, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो आज भी इतना हैंडसम हूँ कि जब किसी पार्टी में जाता हूँ ना तो सब कहते हैं कि सर आपकी शादी हो गई। ये सुनकर शिवाय को हंसी आ गई और वो जानबूझकर जोर जोर से हंसने लगा ताकि दिव्यांश को अच्छे से जला सके। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, बस कर दे शिवाय, वरना ये चेयर उठाकर फेंककर मार दूंगा। शिवाय ने हंसकर कहा, अंडरस्को, कौन कहता है तुझे कि आपकी शादी हो गई क्या? दिव्यांश गुस्से में शिवाय को देखने लगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, अबे हैंडसम तो मैं लगता हूँ, तुझे पता है मिस्टर मेहरा मुझसे मेरे ही रिश्ते की बात कर रहे थे। इतना कहकर शिवाय और ज्यादा हंसने लगा। अब तो दिव्यांश को भी हंसी आ गई। वो भी हंसता हुआ बोला, अंडरस्को, तो ठीक है, आज ही जाकर साली साहिबा को तेरी हरकतों के बारे में बता देता हूँ कि घर में तो राम बना घूमता है और बाहर जाते ही श्री कृष्ण बन जाता है। ये सुनते ही शिवाय की हंसी एकदम से गायब हो गई। वो पूरे मेंशन में किसी से नहीं डरता था, लेकिन आर्या के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया, शिवाय में थोड़ा सा मस्का लगाते हुए कहा। दिव्यांश ने नामे गर्दन हिला दी और बोला, अंडरस्को, नहीं भाई, आज तो साली साहिबा को तेरी हकीकत बता ही दूंगा। हाँ तो क्या नाम बताया तूने उनका, जो अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे करने वाले थे? मिस्टर मेहरा यही नाम है ना? ये मिस्टर मेहरा वही है ना जिसके साथ हम महाराष्ट्र वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे? ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने बाहर भी एक परिवार बना रखा हो और मेरी भोली साली साहिबा को कुछ भी ना पता हो? अब तो शिवाय बुरी तरीके से फंस गया था। वो दिव्यांश को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर दिव्यांश ने जरा सी भी आग लगाई तो उसके और उसकी छुई मुई के बीच में एक बड़ा सा बम फट जाएगा। शिवाय और दिव्यांश आपस में बेखबर होकर बात कर रहे थे। अनिरुद्ध और वहां खड़े सारे लोग हैरानी से शिवाय और दिव्यांश की बातों को सुन रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। इस उम्र में भी शिवाय और दिव्यांश में खास फर्क नहीं आया था। आज भी वो वैसे ही एक दूसरे की टांग खींचते थे जैसे बचपन से खींचते हुए आ रहे थे। दिव्यांश ने फिर एक गहरी सांस ली और शिवांगी के पास गया। शिवांगी के माथे से खून निकल रहा था। दिव्यांश ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और शिवांगी के माथे के आए हुए खून को साफ करता हुआ बोला, अंडरस्को, बच्चा तू ठीक है? तितली ने हाँ में गर्दन हिलाए और धीरे से मासूमियत भरी आवाज में बोली, अंडरस्को, अनिरुद्ध की गलती नहीं, तितली की गलती। दिव्यांश अपने पंजों के बल बैठा। उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा और बोला, अंडरस्को,
ना अनिरुद्ध की गलती और ना तितली की गलती, गलती तो इनकी है जिन्हें शिवाय ने मारा है। शिवाय का नाम सुनकर अचानक ही शिवांगी को कुछ याद आया और वो बोली, अंडस्को शिवाय तो। शिवांगी ने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और नामे गर्दन हिला दी। वो अच्छे से जानता था कि जब भी शिवाय का नाम आता है वो एक ही बात बोलती है, शिवाय मास्टर है, और इसीलिए अनिरुद्ध ने शिवांगी के मुंह पर हाथ रख लिया। दिव्यांश ने अनिरुद्ध का हाथ हटाकर बोला, अंडस्को वो क्या कहना चाहती है, उसे कहने तो दे। तितली बोली, अंडस्को कुछ नहीं कहना तितली को। दिव्यांश ने मुस्कुराकर तितली के गाल पर हाथ लगाया और बोला, अंडस्को अनिरुद्ध तुम्हारा कौन है। अब अनिरुद्ध ने अपनी आंख कसकर बंद कर ली। उसका तो मन कर रहा था कहीं चला जाए और बेचारे ने ऐसा किया भी। वो उठकर चुपचाप दबे पांव वहां से जाने लगा, लेकिन तभी शिवाय ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया और शिवांगी की ओर देखकर बोला, अंडस्को हाँ तो तितली बताओ अनिरुद्ध तुम्हारा कौन है। शिवांगी धीरे से बोली, अंडस्को हस्बैंड। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने हैरानी से पलटकर शिवांगी को देखा और आंखें फाड़े बोला, अंडस्को तितली ये क्या बोल रही हो, ये किसने सिखाया, कहाँ से सीखती हो ये सब। ये उल्टे सीधे नाटक देखना बंद कर दो। कहाँ से देखकर उल्टी सीधी बातें करती हो, पता भी है हस्बैंड का मतलब क्या होता है या जो मुंह में आता है बोल देती हो। हे भगवान क्या करूं मैं इस लड़की का। शिवाय और दिव्यांश तो एक बार अनिरुद्ध को देखते और एक बार शिवांगी को, दोनों को ही हंसी आ रही थी। फिर शिवाय अपनी चेयर से उठता हुआ बोला, अंडस्को चल भाई दिव्यांश चलते हैं। फिर उसने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, अंडस्को इंस्पेक्टर आज के बाद पैसों के लालच में तुमने कोई भी गलत काम किया तो जितनी तुम्हारी हड्डी है ना उनकी डबल कर दूंगा समझे। इंस्पेक्टर ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने फिर उन आदमियों की तरफ देखकर कहा, अंडस्को और आज के बाद तुम्हारे लफंडा बच्चों ने किसी लड़की को छेड़ा ना और गलती से मुझे पता चल गया तो तुम्हारे बच्चों की जितनी हड्डी है ना उनकी आधी मैं कर दूंगा समझ गए। उन सब ने हाथ जोड़कर हमें गर्दन हिला दी। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अनिरुद्ध और तितली को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए। चारों ही गाड़ी के पास खड़े थे। अनिरुद्ध मन ही मन सोच रहा था कि अंडस्को है भगवान अब ये तितली से कुछ ना पूछे, लेकिन शिवाय मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसे तो पहले ही शक था कि तितली होना हो विराज की बेटी है। शिवाय ने फिर से तितली की ओर देखकर कहा, अंडस्को हाँ तो बेटा बताओ अनिरुद्ध तुम्हारा कौन है। तितली ने इस बार अनिरुद्ध की तरफ देखा जो आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। तितली ने धीरे से कहा, अंडस्को वो मेरी फैमिली है। अनिरुद्ध ने एक बार फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इस बार तितली अपनी मासूमियत के चलते बोली, अंडस्को है ना अनिरुद्ध हम फैमिली है ना। फिर उसने अपना एक हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रखा और बोली, अंडस्को अनिरुद्ध तितली फैमिली है ना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। फिर उसने शिवाय की तरफ देखकर उम्मीद भरी नजरों से हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को अंकल प्लीज आराध्या को कुछ मत बताना। शिवाय हाथ बांधकर बोला, अंडस्को चलो सामने जो रेस्टोरेंट है वहां बैठते हैं, वहां बैठकर बात करेंगे। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को अंकल आप बाल की खाल निकलोगे, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अपना और तितली का रिश्ता नहीं समझा पाऊंगा। दिव्यांश ने एक हाथ से अनिरुद्ध के गालों को थपथपाते हुए कहा, अंडस्को बेटा हमारे पास पूरी रात पड़ी है तुम्हारी बात समझने के लिए, तुम हमें समझा देना और अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो दोबारा समझ लेंगे। हम भी स्कूल कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ लेते थे, एक दो बार समझाओगे तो समझ जाएंगे। अब तो अनिरुद्ध पूरी तरीके से फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। ये बात तो सच थी कि वो अपना और तितली का रिश्ता शिवाय और दिव्यांश को समझा नहीं सकता था। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसका और तितली का रिश्ता क्या है, इंसानियत का रिश्ता है या उसे तितली से अट्रैक्शन हो रहा है। शिवाय ने अनिरुद्ध की बाजू को पकड़कर खींचते हुए कहा, अंडस्को अब चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। अगले 10 मिनट में सब पुलिस स्टेशन के सामने बने रेस्टोरेंट में एक गोल टेबल पर बैठे हुए थे। दिव्यांश और शिवाय दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
दिव्यांश ने गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लिया था और अब वो तितली के माथे पर बैंडेज कर रहा था। जैसे ही उसने रुई तितली के माथे पर लगाई, वैसे ही तितली की आह निकल गई। दिव्यांश ने फूंक मारते हुए कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं हुआ बच्चा, सब ठीक है। और फिर ऐसे ही फूंक मार मार कर दिव्यांश ने शिवांगी की बैंडेज कर दी। शिवाय ने भी शिवांगी को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या खाओगी? शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी आज घर जाकर अनिरुद्ध उसे डांटने वाला है। उसने बहुत ही मासूमियत से ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडरस्को, तितली को आंखें क्यों दिख रहा है? क्या खाएगी तितली? अनिरुद्ध मुंह बनाकर बैठा हुआ था। वो तो ये सोच रहा था कि अब वो शिवाय और दिव्यांश की बातों का क्या जवाब देगा। इतने में दिव्यांश ने अनिरुद्ध के सिर पर मारकर कहा, अंडरस्को, कुछ कह रहा है शिवाय? डरा क्यों रहा है बच्ची को? जल्दी बता, बच्ची क्या खाएगी? अनिरुद्ध अपने सिर को हल्का सा रब करते हुए बोला, अंडरस्को, अंकल, मैं इसे कहाँ डरा रहा हूँ, उल्टा ये मुझे डरा रही है। आज से पहले तो मैंने इसके मुंह से कभी भी हस्बैंड का नाम नहीं सुना था, अब अचानक से पता नहीं कहाँ से हस्बैंड बोलना सीख गई। इतना कहकर अनिरुद्ध ने तितली की ओर देखा और बोला, अंडरस्को, तुझे पता भी है तेरे ताऊ आ गए तो मेरा क्या करेंगे? दिव्यांश और शिवाय दोनों ने हैरानी से अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध आंखें झुकाकर धीरे से बोला, अंडरस्को, ये पिज्जा, आइसक्रीम, पास्ता सब कुछ खा लेती है, एक नंबर की चटोरी है। शिवांगी ने नम आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि अनिरुद्ध उस पर गुस्सा कर रहा है। फिर उसने शिवाय की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, तितली को सच में कुछ नहीं खाना। कहते हुए शिवांगी की आंखों से लगभग पानी टपकने ही वाला था, तभी दिव्यांश ने शिवांगी के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्को, अनिरुद्ध गुस्सा होता है तो तुम्हें बुरा लगता है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा और एक बार फिर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे समझ गया था कि तितली को उसकी गंदी वाली आदत लग चुकी है। उसे कभी कभी डर भी लगता था कि जब तितली की फैमिली उसे लेने आएगी तब तितली उनके साथ जा भी पाएगी या नहीं, और अगर उसने जबरदस्ती तितली को उसकी फैमिली के साथ भेज भी दिया तो वो कितने दिन अनिरुद्ध के बिना रह लेगी। यही सब सोचकर अनिरुद्ध ने तितली के गाल पर हाथ लगाया और उसके आंसू अंगूठे से साफ करता हुआ बोला, अंडरस्को, अनिरुद्ध गुस्सा नहीं है, बताओ क्या खाओगी? तितली ने मासूमियत से कहा, अंडरस्को, पहले सच्ची बोलो, अनिरुद्ध गुस्सा नहीं है। अनिरुद्ध ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, अनिरुद्ध सच में गुस्सा नहीं है, अब बताओ क्या खाओगी? तितली ने अपने आंसू को साफ किया और वही शिवाय और दिव्यांश के सामने अनिरुद्ध को कसकर गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने भी अपनी पकड़ कस दी। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही ये चीज देख रहे थे कि अनिरुद्ध तितली के बीच में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है, जिसे शायद ही कोई तोड़ सके। अनिरुद्ध ने फिर तितली को खुद से दूर किया और उसके माथे को चूमकर बोला, अंडरस्को, बताओ क्या खाओगी? शिवांगी बोली, अंडरस्को, वही सब, पिज्जा, पास्ता, आइसक्रीम, सब कुछ, बहुत जोर की भूख लगी है। अनिरुद्ध, शिवाय और दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले 20 मिनट में दिव्यांश अपने हाथों से शिवांगी को खाना खिला रहा था। पता नहीं क्यों उसका बहुत मन कर रहा था कि वो शिवांगी को अपने हाथों से ही खिलाए। वही शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्को, हाँ तो बताओगे ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? अनिरुद्ध, जो कि पिज्जा का स्लाइस खाने ही वाला था, उसके हाथ रुक गए। उसने मासूम भरी नजर से शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्को, ये सब पूछना जरूरी है? शिवाय ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने बातों को घुमाते हुए कहा, अंडरस्को, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। ये सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों ने अनिरुद्ध की तरफ देखा, जैसे दोनों को ही उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर दिव्यांश ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्को, कितना बड़ा है तेरा फ्रेंड जो उसकी बेटी भी तेरी फ्रेंड है। अब अनिरुद्ध ने भी सब कुछ सच सच बताने की ठान ली थी। उसने कहा, अंडरस्को, अंकल, वो हम जिस फ्लैट में पहले रहते थे ना, उस फ्लैट के बराबर में एक आदमी रहता था, राघव भैया। जिस दिन मैं आराध्या की शादी से घर वापस आया तो मेरी टक्कर एक बाउंसर से हो गई। उसके बाद जो कुछ भी उसे दिन हुआ, अनिरुद्ध ने सब कुछ शिवाय और दिव्यांश को बता दिया।
अब तो शिवाय और दिव्यांश दोनों का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो तितली ही उनकी शिवांगी है, जिसे वो पिछले 14 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी थी।